नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। आपको बता दें कि हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भी यहाँ पर याद किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने कहा कि आजादी ही नहीं, आजादी के बाद भी कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। आज इस राष्ट्र को समर्पित आयरन लेडी के नाम से विश्व विख्यात इंदिरा गांधी को याद करने का दिन है। साथ ही जो नए लोग हैं और नई पीढ़ी है उनको इन महान विभूतियों के जीवन के बारे में जानकारी देना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करने वाले विभूतियों को याद रखे। ये दुर्भाग्य का आज का दिन है 31 अक्टूबर, जब इंदिरा गांधी को उनके ही जो रक्षक थे उन्होंने गोली मार दी। तो उस गोली मारने का कारण जो वहाँ सिख परिवार के लोगों का मृत्यु हुई थी, उसके बदले की भावना से किया गया था। इंदिरा गांधी को ये सचेत किया गया था इन्हें हटा दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं सांप्रदायिक भेदभाव नहीं कर सकती हूँ, हटने नहीं दिया था। खैर जो भी था, दुखद दिन था, बलिदान दिया उन्होंने। आज जो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल या इन लोगों के लिए कहते हैं, ऐसे बलिदान राजीव गांधी की तो किस उम्र में हत्या कर दी गई, लिट्टे के माध्यम से, कि आपने अपनी सेना हमारे यहाँ वहाँ सेना भेजी थी हिंदुस्तान की। तो इस तरह भारी बलिदान कांग्रेस के लोगों ने दिया, देश की आज़ादी में तो दिया ही, उसके बाद भी दिया। तो आज इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस, अवसान दिवस है, तो इसे याद करना ही चाहिए और नई पीढ़ी को लिटरेचर भी पढ़ना चाहिए। ये दुर्भाग्य का वहीं जोशीमठ में नवंबर महीने के शुरुआत में बद्रीनाथ धाम में ठंड इस कदर बढ़ चुकी है कि बद्रीनाथ हेमकट साहिब में शुरुआत में ही ठंड देखने को मिल रही है। ठंड होने के बावजूद बद्री धाम श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। साथ ही बर्फबारी भी यहां पर होने लगी है। लगातार ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही ठंड को लेकर लोग भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। नदी नाले ठंड से जम गए हैं। आपको बता दें कि तापमान में निरंतर भारी गिरावट आ रही है, जिसके चलते लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। अब लोगों के पास जीवन यापन करने का कोई सहारा बचा ही नहीं है। साथ ही आज दोपहर में बद्रीधाम में हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे वहां आए श्रद्धालु मस्ती में झूम उठे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ में ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। बर्फबारी भी यहां पर होने लगी है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लोगों बर्फबारी को लेकर, ठंड को लेकर परेशान भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरों पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु घूम रहे हैं। हालांकि बर्फबारी को लेकर पर्यटकों को भी परेशानी हो सकती है। साथ ही ठंड से स्थानीय लोग भी परेशान हैं।
आपको बता दें कि ठंड से स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं को परेशानी भी यहां पर हो रही है, लेकिन बावजूद इसके बद्रीनाथ में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। लोग प्रार्थना के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। ठंड होने के बावजूद भी यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों को बर्फबारी से परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। उधर उत्तराखंड के बामड़ी गांव बद्रीनाथ के एक जाबाज बेटे ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक मिसाल पेश की है। स्वच्छ हिमालय प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता और युवाओं को फिटनेस मंत्र साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ साइकिल यात्रा यहां पर कराई जा रही है। 4035 किलोमीटर की दूरी साइकिल से लगभग 40 दिनों में ये यात्रा तय की जाएगी। लगातार यात्रा को हरी झंडी यहां पर दिखाई गई है और अपनी शुभकामनाएं भी यहां पर दी जा रही हैं। साइकिल यात्रा में बद्रीनाथ से लेकर के और कन्याकुमारी तक जाएंगे। हमारे बीच से सोमेश पवार जी, आपको बता दें कि सोमेश पवार अकेले ये साइकिलिंग की यात्रा तय करेंगे और कन्याकुमारी तक जाएंगे। साइकिल से गांव माड़ा से कन्याकुमारी तक ये यात्रा तय करेंगे। हमारे बीच से सोमेश पवार जी, आप साइकिल यात्रा में बद्रीनाथ से लेकर के और कन्याकुमारी। वहीं मंगलौर के नारसन में इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिसके बाद प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। विद्यालय के संचालक और मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि नारसन इंटर कॉलेज राजा महेंद्र प्रताप के प्रभारी प्रधानाचार्य महावीर सिंह पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण में अनियमितताएं, विद्यालय में छात्रों से पीटीए शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की गई, जिसके बाद शिक्षकों के अनुपस्थित रहने पर भी मानदेय का भुगतान करना, कंप्यूटर प्रयोगशाला में मूल स्टॉक रजिस्टर में आंकना ना किया जाना, साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी से हस्ताक्षर प्रमाणित कराए बिना बैंक खातों से धनराशि निकालना, जिसके चलते प्रधानाचार्य महावीर को निलंबित कर दिया गया था। वहीं प्रधानाचार्य का पदभार वरिष्ठ प्रवक्ता संजीव कुमार को दिया गया है। वहीं जब इस संबंध में उप शिक्षा अधिकारी ब्रिजपाल सिंह राठौड़ से बात की गई तो वे इस मामले को लेकर गोलमोल अटपटा जवाब देते नजर आए। कि महावीर सिंह प्रिंसिपल 6 साल तो अवैध रूप से पहले प्रधानाचार्य रहे, 2 साल से वो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने पहले 6 फर्जी नियुक्तियों में अपना सहयोग करा, जिसमें उनकी प्रतिकूल प्रविष्टि हुई। वो लेक्चरर 6 के 6 निरस्त हुए। उसके बाद ये हर साल 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये साल प्रति छात्र पीटीए में खरीद रहे हैं, पीटीए में ले रहे हैं बच्चों से, जो कि एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल है। एक नया पैसा ही इलीगल सरकारी फीस के अलावा ले नहीं सकते। हमने इनकी शिकायत करी। 24 अगस्त 2020 को सीओ हरिद्वार ने इनकी सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद इन्हें 13 सितंबर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद इन्हें संबद्ध कर दिया अपने कार्यालय से। 28 तारीख में उन्होंने एज ए मैनेजर इन्हें सस्पेंड करके अपने कार्यालय को वहीं उत्तराखंड के कानपुर में रविवार को मुकुल माधव फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को 161 गिव्य डिग्निटी राशन किट का वितरण किया गया है। किट का वितरण मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक देसराज कर्णवाल की पत्नी वैजयंती माला से कराया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक किट में लगभग 18 किलोग्राम राशन था। वहीं राशन को लेने गरीब और जरूरतमंद लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी।
लोगों की भीड़ के सामने राशन किट कम पड़ गई। कुछ लोगों को राशन किट नहीं मिल सकी। फाउंडेशन के हेड अरुण बहुगुणा ने बताया कि फाउंडेशन का मकसद उन लोगों की मदद करना है जिन्होंने कोरोना काल का सामना किया है और त्योहार के इस समय पर गरीब का सामना कर रहे हैं। प्रदेश भर में ऐसे लोगों की सहायता करना ही फाउंडेशन का मकसद है। मैं बताना चाहूँगा कि मुकुल माधव फाउंडेशन 1999 में स्थापित हुई है और ये फिनोलेक्स पाइप की एक CSR पार्टनर है। तो हम लोगों ने इस बार एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम है गिव विद डिग्निटी। इस गिव विद डिग्निटी के अंतर्गत हम लोग करीब 24 राज्य, पूरे देश में 24 राज्य और करीब 70,000 किटें उनमें बांटेंगे। इसके तहत हम कोविड के दौरान जो गरीब लोग, जो असहाय लोग, जिनकी जॉब छूटी, जिनको काम नहीं मिला, उनकी हेल्प के लिए ये आगे आने वाले त्यौहार उनका अच्छा बीते, इसलिए हम ये किटें बांट रहे हैं। वहीं मिशन 2022 को देखते हुए कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शौर्य और क्रियाकलापों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि सप्ताह में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। बीते 24 अक्टूबर से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसका शुभारंभ PCC चीफ प्रीतम सिंह ने किया। साथ ही तिरंगा यात्रा ने किसान, बेरोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ जनता को जागरूक किया, जिसमें आज तिरंगा यात्रा समापन के मौके पर कोटद्वार पहुंची, जहां पर पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा और जिलाध्यक्ष देवेंद्र भट्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ मार्ग स्थित कार्यालय में एकत्र होकर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस सेवा दल ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन का तिरंगा यात्रा का समापन किया। लौह महिला पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि के सप्ताह में कांग्रेस सेवा दल द्वारा पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो एक सप्ताह तक चली। देहरादून से प्रारंभ होकर कोटद्वार में समाप्त। उत्तराखंड के मंगलौर में प्रभारी निरीक्षक IPS अंडर ट्रेनिंग हिमांशु वर्मा ने व्यापारी के साथ एक बैठक की, जिसमें व्यापारियों को हिदायत दी गई कि सभी व्यापारी क्राइम को रोकने के लिए अपनी दुकानों पर CCTV कैमरे लगवाएं, जिससे कि क्राइम पर लगाम लगाई जा सके। और साथ ही व्यापारियों से कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। वहीं दूसरी ओर दीपावली के त्योहार को लेकर कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार त्योहार मनाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि हिमांशु वर्मा कोतवाली के नए प्रभारी निरीक्षक हैं। खरीदारी बहुत ज़्यादा होती है तो पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम चाहते हैं कि किसी जो चोर या कोई वैसी घटना ना हो, क्योंकि इस ये बहुत वल्नरेबल सीज़न होता है, जो फेस्टिवल सीज़न होता है, तो इसकी वजह से हमने विशेष कुछ निर्देश देने की कोशिश की। क्या निर्देश हमने यही दिए हैं कि हम कोशिश ये करें कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कैश में लेन देन ना करें, और उसमें जैसे कैमरा वगैरह हम जो है पर्याप्त लगाएं और सही दिशा में लगाएं, अच्छे कैमरे लगाएं। उसके अलावा हमने बताया कि अपने घर पे या अपनी दुकानों पे जो भी हम काम करने के लिए आदमी रखते हैं उसका सत्यापन ज़रूर कराएं, और जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कैश इधर उधर ना लेके जाया जाए, या एक बार पुलिस को बता दिया जाए कि हम इस बैंक में जा रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं, तो उस तरीके के निर्देशन। नैनीताल के भीमताल में अभी भी दशहरा समाप्ति के पश्चात कई जगह रामलीला का मंचन जारी है। भीमताल की आदर्श रामलीला कमेटी मल्ली ताल के जरिए डिजिटल रामलीला की गई। वहीं कोरोना के चलते इस बार रामलीला मंचन का कार्यक्रम डिजिटल के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है। रामलीला को स्थानीय चैनल और YouTube पर देखा जा सकता है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए युवा वर्ग उत्साहित होकर इस रामलीला मंचन में प्रतिभाग कर रहा है, ताकि कुमाऊं की संस्कृति को जीवित रख सके। विभिन्न राग रागिनी के जरिए गायन के माध्यम से यहाँ के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कई युवा कलाकार राक्षसों के रूप में भी अपनी कला को पर्दे पर प्रदर्शित कर रहे हैं। युवा वर्ग इस वैश्विक महामारी में लोगों तक डिजिटल के माध्यम से अपनी कला दिखाने को आतुर है। राम और लक्ष्मण को आपके साथ जुड़ाता हूं। जैसे कि আমরা
आयोजन किया गया है रामलीला का। तो यहाँ पे सभी लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी परंपरा को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़े बीमारी में, इतने बड़े कोरोना महाकाल में, महामारी जो चल रही है, इसमें सभी लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं। हमारे मेकअप मैन, हमारे सभी एक्टर्स जितने भी हैं यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को यही मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी संस्कृति को बचाए रखें और आगे बढ़ाए रखें। वहीं रुद्रपुर में बीते दिनों हुए पार्षद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पार्षद हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक शूटर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है, जबकि घटना के मुख्य आरोपी पूर्व सभासद राजेश गंगवार सहित 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि नगर निगम वार्ड नंबर 13 रुद्रपुर के बीजेपी समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की 12 अक्टूबर को दिन दहाड़े गोली मारकर शूटरों ने उनके घर पर हत्या कर दी थी। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसके बाद पार्षद की हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी। पार्षद हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने एसओजी सहित 14 टीमों को लगाया हुआ है, जिसमें पुलिस ने एक शूटर राजकुमार उर्फ बिट्टू को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी शूटर के पास से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। वहीं एसएसपी दलीप कुंवर ने बताया कि पार्षद प्रकाश धामी की रुद्रपुर के ही रहने वाले पूर्व सभासद राजेश गंगवार के साथ रंजिश थी, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। इसमें एक तो अन्नू गंगवार, उसका बड़ा भाई जो राजेश गंगवार, दिनेश शर्मा जो सिराजगंज का रहने वाला है, ये 3 इसमें इन्वॉल्व हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। इसके साथ साथ इसमें अंतर्राज्यीय गैंग के अन्य 3 अपराधी हैं इसमें इन्वॉल्व। उनको भी हमने बहुत उनके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली हैं और साथ ही साथ इस घटना में प्रयुक्त जितने भी अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया गया उनकी रिकवरी हम जल्दी करेंगे। और तीनों अभियुक्त जो अभी मतलब 3 और 6 व्यक्तियों की अभी तो गिरफ्तारी अभी शेष है, इसको भी हम बहुत बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। सर, कारण क्या रहा? कारण इनका एक तो व्यक्तिगत रंजिश है, दूसरा उनका राजनीतिक रंजिश, और तीसरा कि भविष्य में और डैमेज न करे और हानि न पहुंचाए, इस अप्रीहेंशन में और इस मतलब अंदेशा को मद्देनजर रखते हुए पूरे षड्यंत्र के साथ ये घटना कार्य। मंगलौर के नगर पालिका सफाई कर्मचारी ने अपने 2 महीने के वेतन को लेकर फिर से धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान किया है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम धरने पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि मंगलौर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को 2 महीने की तनख्वाह न मिलने के कारण सफाई ठेकेदार के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक हिमांशु वर्मा से मिले, लेकिन वहां से भी कुछ हल नहीं निकला, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने तनख्वाह दिलाने को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है। वहीं नगर पालिका के उच्च अधिकारियों ने आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करने को कहा है, लेकिन आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और फिर सफाई कर्मियों ने 2 नवंबर से फिर से हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हिमांशु वर्मा का कहना है कि सफाई ठेकेदार के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और अभी सफाई ठेकेदार फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रॉब्लम है कि कुछ सैलरी नहीं मिली है 2 महीने की, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्या है। उसके रिगार्डिंग हमने जो इनका जो ठेकेदार था उसके अगेंस्ट हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और उसको पकड़ने के पूरे प्रयास जारी हैं। फिलहाल वो फरार चल रहा है, तो इनको यही आश्वासन दिया गया था कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी जितना हमसे हो सकता है उसको हम पकड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो जो भी इन्होंने उसने इलीगल तरीके से इनके पैसे ले रखे वो कोशिश करेंगे कि वो वापस कर दें जो इनकी प्रॉब्लम है। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में शस्त्र लाइसेंसी हथियार के नियमों को ताक पर रखने वालों पर पुलिस सख्त नजर आ रही है। सार्वजनिक स्थानों पर लोग लाइसेंस हथियार का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि हत्या, जमीनी विवाद, सोशल मीडिया, हर्ष फायरिंग सहित छोटे बड़ी घटनाओं में प्रयोग किए जाते हैं। वहीं एसएसपी का कहना है कि शस्त्र लाइसेंसी उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो सही जानकारी शस्त्र लाइसेंस को जानता हो। वहीं एसएसपी ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग करने वालों पर सख्ती बढ़ती जाएगी। उस आधार पर जो है हमारा द्वारा संशोधित किया जा रहा है, लेकिन उसका बाद कोई उसका मिसयूज है, दुरुपयोग का चीज हमारे पास आते हैं तो उनको विरुद्ध में मुकदमा कायम होगा और ये लाइसेंस पिस्टल का लाइसेंस कैंसिल करने का भी कार्रवाई हम तुरंत करें। इसमें जो बेसिक चीज़ पिस्टल जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए का एक चीज़ है,
उसका जो भी सुरक्षा का जो भी बिंदु बताते हैं उसका सही तरीके से जांच होगा। यदि हमारे द्वारा पाया गया है कि उसका सुरक्षा का वास्तविकता में समस्या है, तब हम आगे के संशोधित करते हैं। बाकी जो निर्णय है वो जिलाधिकारी द्वारा लिया जाता है। वहीं जोशीमठ के गांव में पिछले 72 घंटों से अंधेरे में डूबा हुआ है। बताया जा रहा है कि औली रोड पर एक ट्रक ने सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को काफी क्षति पहुंचाई है, जिसके कारण यहां एक पोल तिरछा हो गया। साथ ही इस रोड पर बिजली के तार झूल रहे हैं, जिससे कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। गनीमत रही कि पोल टूटते वक्त बिजली के झूलते तारों से अज्ञात वाहन करंट की चपेट में नहीं आया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बिजली की लाइन टूटने के चलते पूरे सुनील गांव में पिछले 72 घंटों से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। वहीं बिजली विभाग कार्यालय फोन रिसीव भी नहीं कर रहा है और ना ही अब तक यहां टूटी हुई बिजली के लाइन की मरम्मत के लिए कोई जा रहा है। औली रोड सुनील टीवी टावर निवासी विवेक पंवार कहते हैं कि उनके गांव वाली लाइन पर 72 घंटों से बिजली नहीं है और बिजली ऑफिस में फोन करो तो कोई जवाब तो दूर, फोन भी यहां पर नहीं उठा रहा है। वहीं यूपीसीएल जोशीमठ की तरफ से बताया जा रहा है कि उनके पास अपने कार्मिकों को बिजली की लाइन ठीक करने के लिए आवाजाही हेतु वाहन भी नहीं है और स्टाफ की कमी के चलते कार्मिकों की कमी है। जोशीमठ में हिम क्रीड़ा स्थली ओली को अब आइस स्केटिंग रिंग का नया तोहफा मिलने वाला है। हिम क्रीड़ा स्थल ओली आने वाले देशी विदेशी पर्यटक ओली में ही पहली बार आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। जल्द उचित तापमान मिलने पर इस रिंग पर बर्फ जमाई जाएगी, जिससे देश विदेश के पर्यटकों को ओली में ओपन आइस स्केटिंग खेलने का मौका मिल सकेगा। ओली में देवदार के घने जंगलों के मध्य बने इस आइस स्केटिंग रिंग की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है और ये खूबसूरत आइस स्केटिंग रिंग बना है, जिसमें आने वाले दिनों में स्पीड स्केटिंग, फन स्केटिंग, शॉर्ट स्पीड, रिले स्पीड सहित आइस हॉकी इवेंट हो सकेंगे। आपको बता दें कि सैफ विंटर गेम्स 2011-12 से इस रिंग का निर्माण कार्य आधा अधूरा छूट गया था। करीब 7 साल बीत जाने के बाद राज्य योजना मदद से करीब 1 करोड़ 36 लाख के बजट से इस रिंग का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया। अब 9 साल के बाद आगामी 4 नवंबर को सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जोशीमठ पहुंचे और इस खूबसूरत ओपन स्केटिंग रिंग का लोकार्पण करेंगे। लक्सर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। लापरवाह अधिकारियों ने मृत व्यक्तियों के अलावा अपात्र किसानों के नाम भी पात्र किसानों की सूची में शामिल किए जाने का मामला आया है और इसी के साथ इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन और कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने योजना के तहत सभी किसानों का सत्यापन किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं एसडीएम पूरण सिंह राणा को इसका जिम्मा सौंपा गया है। प्रशासन की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि प्राप्त कर रहे हैं लाभार्थियों का सत्यापन पिछले दिनों कराया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर 187 अपात्र व्यक्तियों का खुलासा हुआ। वहीं एसडीएम ने बताया कि कृषि विभाग ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया था, जिसके चलते गड़बड़ी हो सकती है। योजना का लाभ ले रहे सभी लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं खानपुर विधायक ने पर्वतीय मूल के लोगों को 100 स्ट्रीट लाइटों को अपने निजी खर्च पर उपहार के रूप में वितरित किया है। बताया जा रहा है कि खानपुर क्षेत्र के ढंडेरा में लगभग 14 पर्वतीय कॉलोनियों को काफी समय से अंधेरे का सामना करना पड़ रहा था, जिससे कॉलोनियों में प्रकाश न होने के कारण लोगों में भय का माहौल बना रहता था, जिससे उन्होंने खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से मांग की थी कि उनकी कॉलोनियों में दीपावली के त्योहार पर प्रकाश लाइट लगाई जाए। वहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया कि रोशनी का प्रतीक दीपावली के त्योहार पर 100 स्ट्रीट लाइटों को अपने कैंप कार्यालय पर वितरित किया है। उन्होंने कहा कि दीपावली के त्योहार पर उनकी ओर से ढंडेरा कॉलोनियों में बसने वाली मां बहन बेटियों को उनकी ओर से उपहार दिया है। स्ट्रीट लाइटों को पाकर पर्वतीय मूल के लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। में रोशनी का त्यौहार माना जाता है भारतवर्ष में, और हमने रोशनी के रूप में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह जी जो वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने वितरण किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने सड़कों इत्यादि का विकास कार्य तो वहाँ करा रखा था, लेकिन हमारी जो बहनें माताएं हैं उन्होंने रानी देवयानी जी से कहा कि भाई हमें आप प्रकाश पर्व पर प्रकाश गिफ्ट कीजिए, तो वो रानी देवयानी जी की ओर से दीपावली पर ये गिफ्ट की गई हैं। आप लेकिन हमारे यहाँ जो है सड़कों पे रोशनी नहीं है, तो अब रोशनी की व्यवस्था कहाँ से की जाए? तो उन्होंने कहा ऐसा है, हमें आपसे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ये दिवाली की गिफ्ट मेरी तरफ से आप सबको, और दिवाली के समय पे आप सबके कॉलोनीज में रोशनी होगी हम सबकी तरफ से। ये हमारा छोटा सा एक तोहफा। उत्तराखंड के लक्सर में केंद्रीय विद्यालय की जमीन को लेकर अब लक्सर उपजिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा ने कवायद तेज कर दी है, जिसको लेकर किसान इंटर कॉलेज के पास से पड़ी जमीन को प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि लक्सर और खानपुर ब्लॉक में सरकार ने एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली थी, जिसको लेकर पूर्ण सिंह राणा ने क्षेत्र में कई जगह केंद्रीय विद्यालय की जमीन को लेकर निरीक्षण किया। वहीं उपजिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा ने बताया कि विद्यालय को चलाने के लिए किसान इंटर कॉलेज में अधिक कमरे हैं। साथ ही कहा कि केंद्रीय विद्यालय को चलाने की अनुमति का प्रस्ताव भेजा गया है। अगर स्वीकृति मिल जाती है तो किसान इंटर कॉलेज में ही एक्स्ट्रा रूम में केंद्रीय विद्यालय को चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। नहीं, देखिए, जैसे कि शासन के जो आदेश थे, प्रत्येक विकासखंड स्तर पर केंद्रीय विद्यालय के खोलने की जो योजना थी, उसी के रिगार्डिंग तहसील लक्सर के लिए किसान इंटर कॉलेज के साथ में लगी हुई जो ज़मीन है उसको प्रस्तावित किया गया है। तो उनके द्वारा उसमें कुछ क्वेरीज की गई थी। एक तो अगर स्कूल अगर हम यहाँ पर रन करते हैं बिल्डिंग बनने से पहले, तो उसमें बच्चों के लिए क्या कहाँ पे कब तक उसको स्कूल को चलाया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी किसान इंटर कॉलेज में एक्स्ट्रा रूम्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो वहाँ कर्मचारी रहेंगे उनके रहने की व्यवस्था, और कुछ उनके द्वारा और लैंड की मांग की गई है। तो वो हमारे पास यहीं पर जो बालावाली रोड पर जो हमारे पास जगह है वहीं पर अवेलेबल है। तो उससे कुछ करेक्शन करके जो उनके द्वारा क्वेरी मांगी गई है शासन के द्वारा। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।